स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम प्रतिभा की चौपाल में। कि महिला की सक्सेस तो लोग देखते हैं, उसके पीछे का उसका स्ट्रगल नहीं देखते हैं। तो अपनी मन की बात को मन में ही रख करके मैंने अपने को खुद ही हिम्मत दिलाई। उनसे हमेशा कहते हैं कि जिस विजन से आप आई उस विजन पे इंटैक्ट रहिए, इधर उधर मत करिए। एक सशक्त नारी हमेशा अपने बच्चों को कभी अनपढ़ नहीं रखेगी। महिलाएं जो कई तरह के जो आजकल प्रेशर से जूझ रही हैं, एक अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। वो एक इंसान है तो अपने बच्चे को इंसान तो समझो ना। आपने बोला कि मैंने वैल्यूज दे दी तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द चाइल्ड। जबकि ये भी माना जाता है कि बेटियां बेटों से बहुत अच्छी होती हैं। भी यही कहते हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां ध्यान देती हैं। एक महिला को बर्बाद करना महिला का ही हाथ होता है, एक महिला को आगे बढ़ाना महिला का ही हाथ होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम प्रतिभा की चौपाल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे इस प्रोग्राम में आपसे जुड़े हुए हर मुद्दे पर एक वैचारिक चर्चा होगी। तो आज हम अपनी इस चौपाल में समाज में नारी शक्ति के बढ़ते कदम को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि नारी शक्ति का स्वरूप होती है। 100 बार गिरती है, उठती, फिर साहस भर एक नई उड़ान भरती है। परिवार के प्रति समर्पित घर का आधार होती है। थोड़ी सी पहचान की खातिर बहुत कुछ खोती है। इसीलिए तो नारी प्रेम का प्रतीक होती है। आप सभी को नारी शक्ति के स्वरूप नवदुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे समाज में नारी शक्ति को लेकर सोच में परिवर्तन तो हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन क्या आज भी नारी पूर्ण रूप से अपने आप को सशक्त, सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने में सफल हो पाई है? या जो सफल हो गई हैं या जो सफल हो रही हैं, उनको किस तरह के संघर्ष करना पड़ा है, या वो किस तरह के संघर्ष से जूझ रही हैं, या वो बहनें जो पीछे छूट गई हैं या पीछे छूट रही हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कैंसर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर निर्मला पंत जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर अमिता कन्नौजिया जी, लोहिया इंस्टीट्यूट से डॉक्टर शैली महाजन जी और होलिस्टिक हेल्थ कोच कैनी गोगिया जी। आप सभी का प्रतिभा की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर पंत मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि महिला की सक्सेस तो लोग देखते हैं, उसके पीछे का उसका स्ट्रगल नहीं देखते हैं। आप एक कैंसर इंस्टीट्यूट जैसा एक इंस्टीट्यूट चला रही हैं और कई अलग अलग फील्ड में आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो एक महिला के पीछे, उसके सक्सेस के पीछे किस तरह का स्ट्रगल एक महिला को फेस करना पड़ता है, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं तो इस दौर से गुजरी हूँ। 2015 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जो कि कैंसर विशेषज्ञ थे, KGMC में प्रोफेसर हेड थे, और 2000 से उन्होंने कैंसर अवेयरनेस के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कैंसर अवेयरनेस के ऊपर काम किया और बहुत प्रोग्राम करे। कैंसर डिटेक्शन यूनिट खोली, कई किताबें लिखी, स्कूलों में प्रोग्राम कराया उन्होंने, और टीचर्स को ट्रेनिंग दी, बच्चों के माध्यम से कई रैलियां निकाली और कई किताबें लिखी। उन्होंने स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए गाइडलाइन बनाई, ताकि उस गाइडलाइन के गाइडलाइन फॉर टीचर्स को गाइडलाइन दे करके उनको ट्रेन किया। KGMC में ट्रेनिंग करी उत्तराखंड की टीचर्स की और उत्तर प्रदेश के टीचर्स की भी। तो उनको गाइडलाइन दे करके, उनको ट्रेन करके, उनको बच्चों के माध्यम से कैंसर अवेयरनेस का, कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करी, लोगों को जागृत किया। और इस तरह काम करते करते डॉक्टर साहब को समाज की सेवा करते करते समाज के लिए बहुत काम किया, अपने देश के लिए बहुत काम किया, और इसी सेवा के लिए देश ने, सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। और इतनी सेवा करते, कैंसर की सेवा करते, कैंसर के फील्ड में इतना काम करते करते अंत में डॉक्टर साहब कैंसर की बीमारी से ही चले गए और अपना काम अधूरा छोड़ गए। और हम सब एकदम हताश हो गए, निराश हो गए। हमको लगा कि जैसे दुनिया खत्म हो गई, हम लोग यहीं तक सिमट के रह गए। लेकिन उस समय एक बड़ी जिंदगी हमारे लिए चुनौती थी, हमारे लिए बड़े चैलेंजेस सामने आए कि हमें क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे परिवार को हम संभालेंगे, और कैसे जो डॉक्टर साहब के सपने हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो ये सब सोचते सोचते बहुत एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरी मैं, बहुत तकलीफ में रही, बड़े दुख के क्षण को मैंने बहुत करीब से देखा। लेकिन इसके साथ साथ ही मेरे साथ कई अच्छे लोग भी जुड़े, मुझे उन लोगों ने रास्ता दिखाया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला बढ़ाया मेरा। और मैं उस समय मेरे बच्चे दोनों बाहर थे, मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ रहें, क्योंकि उनका भी कैरियर था।
तो अपनी मन की बात को मन में ही रख करके मैंने अपने को खुद ही हिम्मत दिलाई और कुछ अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर पंत ने इतने काम किए हैं, इतना दुनिया में लोगों की सेवा करी, तो अब आपको आगे आना चाहिए, उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, डॉक्टर पंत के सपने को साकार करना चाहिए। क्या कभी कभी ऐसा फील हुआ कि अब मैं हिम्मत हार रही हूँ, फिर से एक नई हिम्मत जुटाना? कई बार लगा, कई बार मुझे मेरी हौसला, अब जब मैं बीच ऐसी स्थिति आती थी कि मैं कुछ काम करती थी तो मैं अपने पुराने दर्द को भूल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं लोग मिलते गए, उन्होंने कहा आज ये काम करेंगे, आज ये काम करेंगे, तो कई महिलाएं मुझसे, जब मैं 1 जगह 2 जगह 4 जगह कैंप लगाया तो लोग मुझसे जुड़ते गए। उन्होंने कहा मैडम ऐसा ही कैंप आप हमारे एरिया में लगाइए, हमारे गांव में आइए, हमारे मोहल्ले में आकर आप कैंप लगाइए, लोगों को जानकारी दीजिए, उनको कुछ जानकारी नहीं है। तो इससे मेरा हौसला बढ़ता था। तो मुझे लगता था देखो मेरी जानकारी से लोग कितने अवेयर हो जाते हैं और कितने अलर्ट हो जाते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ हद तक कैंसर होने से बचा सकते हैं लोगों को। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ आप शेयर करेंगे? कभी कभी जब आप हिम्मत हारती हैं तो किसने क्या था जो आपके पीछे, जो आपको खड़ा करने के लिए दोबारा आपको प्रेरित करता था? हिम्मत हारती हूँ तो मैं लोगों से मिलना जुलना शुरू करती हूँ। जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो बहुत आगे बढ़ते हैं, जो बहुत समाज के लिए काम करते हैं, तो मैं उनसे मिलती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। तो उनके अंदर जो मैं स्किल देखती हूँ, उनके अंदर जो काम करने का जज्बा देखती हूँ, तो मैं उससे एक लेसन लेती हूँ कि मैं देखती हूँ जब ये लोग कर सकते हैं, मेरे पास इतनी सुविधाएं हैं, मेरे पास इतना बढ़िया एक मंच है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती ये काम। तो फिर मैं भी अपने को उत्साहित करती हूँ, अपना हौसला बढ़ाती हूँ, अपनी हिम्मत को फिर से, अपनी हिम्मत खुद ही बढ़ानी पड़ती है दूसरों को देखकर। क्योंकि देखो कहते हैं एक महिला को बर्बाद करने महिला का ही हाथ होता है, एक महिला को आगे बढ़ाने महिला का ही हाथ होता है। तो कई महिलाएं मेरे साथ आई और उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा तुम बहुत कुछ, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, वो पीछे रह जाती हैं। तो तुमको तो आगे बढ़ना चाहिए, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि मैं महिलाओं को एक यही नहीं, मैं अपने ऑडिटोरियम प्रोग्राम कराती हूँ, उसमें महिलाओं को मैं हेल्थ एजुकेशन देती हूँ और उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताती हूँ, उनको बेसिक जानकारी देती हूँ, उनको अभी जैसे निर्भया कांड हुआ था उस बारे में भी मैंने एक परिचर्चा प्रोग्राम कराया था। तो उसमें मैंने इनको ये बताया कि महिलाओं की क्या क्या कानून है, क्या अधिकार है, क्या क्या उनके लिए सरकार ने योजनाएं बना रखी हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कुछ महिलाओं को तो पता ही नहीं है कि सरकार ने हमारे लिए इतनी योजनाएं बना रखी हैं, इतनी हमारे लिए प्लानिंग है, हमारे यही अधिकार हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर अमिता जी, आप जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, शिक्षा के साथ साथ आप कई तरह से समाज को अपनी सेवा दे रही हैं। तो क्या आजकल नहीं लगता आपको, आजकल की जो लड़कियां हैं वो कॉन्फिडेंस में तो बहुत रहती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेशर उनके ऊपर रहता है, कई तरह के दबाव वो फील करती है, चाहे पारिवारिक हो चाहे करियर का हो, कई तरह के दबाव उनके अंदर दिखाई देता है। तो क्या लगता है क्या वजह है, वो आपने महसूस किया होगा? एक बात हम बताएं, जैसे समाज में अगर हम जैसे हम यूनिवर्सिटी में हैं, प्रोफेसर हैं और मैं हॉस्टल की वार्डन भी रही हूँ और बहुत से बच्चों को मैं देखती हूँ, तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि आज अगर आप विश्वविद्यालय में या कई स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में देखें तो बच्चों के आप अगर देखें कि कितने बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप देखेंगे हायर एजुकेशन में, पढ़ाई में अभी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हैं तो लड़कियां ज़्यादा हैं, एडमिशन में लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से, वो अव्वल। और आप ये देखिए कि जब हमारे यहाँ कॉन्वोकेशन में प्राइजेस भी दिए जाते हैं तो उसमें भी लड़कियां अव्वल हैं। तो ये तो नहीं है कि मतलब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और समाज भी खुल रहा है, उनको बढ़ा रहा है, जैसा कि इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए, इतना ज़्यादा कैंपेनिंग हो रहा है। लेकिन फिर भी लड़कियां प्रेशर में होती हैं, वो इसलिए क्योंकि एक तो घर की कैसी स्थिति है, अगर आर्थिक स्थिति है पहली बात, दूसरा घर में परिवार में उनके कौन है। मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें मदर चला रही होती, घर फादर की डेथ हो चुकी होती है, तो वो प्रेशर में होती है, आर्थिक प्रेशर में। दूसरा ये होता है कि उनके घर में कितना उनको सपोर्ट किया जाता है, कितना उनको फ्रीडम, फ्रीडम बहुत बड़ी चीज होती है, अपने हर चीज के डिसीजन लेने की फ्रीडम, हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, किस लाइन में जाना है, कहाँ तक पढ़ना है, कितने तक पढ़ना अलाउ मिलेगा, क्या सिर्फ इतना पढ़ना है कि हमें डिग्री लेकर के शादी करना है। बहुत सी चीज़ों पे एक सवाल हो जाता है, प्रेशर रहता है कि नहीं अगर आप इतना पढ़ लो बस उसके बाद हमें आपकी शादी करनी। तो ये चीज़ फ्रीडम पेरेंट्स ने कितनी दी है उनको, क्या उनके ऊपर बॉन्डेज लगाई है कि उनको आगे हायर एजुकेशन में जाने देंगे या सिर्फ डिग्री लेने के लिए भेजा है। एक तो ये, तीसरा ये जब वो समाज में बाहर आती हैं हमारे,
यूनिवर्सिटीज में बच्चे। तो आजकल के आप देखें कि 2-3 चीज फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो लड़कियां आज समझ नहीं पा रही हैं, वो ट्रैप हो जाती हैं, अपने रास्ते से भटक जाती हैं। तो एक तो सबसे पहले मोबाइल बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर है, जिसके लिए मैं हमेशा कहूंगी गवर्नमेंट से कि इसका कुछ करना चाहिए। मोबाइल इज अ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर कि उसमें इतनी चीजें हैं, वेबसाइट्स हैं, सब कुछ है अवेलेबल उन पे, जिसमें वो उनका समय बहुत बर्बाद होता है। प्लस समाज में कैसा उनको माहौल मिल रहा है, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कई नेगेटिव फैक्टर्स हैं, कई मैं बोलना नहीं चाहूंगी ऐसे फैक्टर्स हैं, और 2 ही 3 रोशनी दिखती है जहां पे वो सही राह पकड़ो। बच्चा तो बच्चा होता है, कोमल होता है, घर से पहली बार निकलता है, घर में तो माँ समझाने वाली होती है, लेकिन बाहर उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो क्या वो ट्रेनिंग बच्चे को दी गई है बचपन में कि वो बाहर जब कदम निकाले अपने घर से, जहां माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, बहन भी नहीं है, और वो सही डिसीजन ले कि नहीं ये गलत है, हमें इस राह पे चलना है। तो हमने ज्यादातर देखा है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आते हैं, पेरेंट्स उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बताने के लिए हम टीचर्स तो होते हैं, लेकिन वो हम टीचर्स तभी मदद करेंगे जब वो अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करेंगे। तो एक चीज ये चीज है जो हम हर महिला, अब जो इतनी भी बच्चियां हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आती हैं, हम उनसे हमेशा कहते हैं कि जिस विजन से आप आई हैं उस विजन पे इंटैक्ट रहिए, इधर उधर मत करिए। और बहुत से ऐसे आप समाज में देखेंगे, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं आजकल, इतना चमक धमक है बाहर, बिल्कुल, और बाहरी चमक बहुत है जी। इतना सब कुछ है, उसमें ना फंस करके अगर वो अपने विजन पे इंटैक्ट रहेंगी तो आगे बढ़ जाएंगी। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि समाज में चेंज आया है, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ इतने नेगेटिव फैक्टर्स आ गए हैं जिसमें हमारी बच्चियां ट्रैप हो रही हैं, उससे उन्हें हमें बचाना है। तो एक तो सबसे पहले कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे लड़कियों की सुरक्षा, हमारे सिटी में सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कहीं भी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे कहीं जॉब प्लेस हो, कहीं हॉस्टल में हो, कहीं सड़क पे हो, सबसे पहले सुरक्षा की बात है। दूसरा, जो डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं उनको हम कैसे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, अभी हम बिल्कुल से बिल्कुल मॉडर्न नहीं हुए हैं जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं, हम लोग ट्रांजिशन में हैं और हमारे बच्चे वो चमक धमक देख रहे हैं। तो कैसे हम उन बच्चों को उनसे बचाएं, बिकॉज जो उनको चमक धमक दिख रही है उसमें वो फंस रहे हैं, ना कि अपने विजन को भूल रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए, हम जैसी महिलाएं, जैसे कि एनजीओज हैं, हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं, और भी महिला, ऐसा एक मुहिम चलाएं कि हम बच्चों को गाइड करें कि नहीं, आपको गलत जगह नहीं जाना है, आपको सही राह पकड़ के कुछ नाम कमाना है, आगे बढ़ना है। तो चमक धमक से बचाना है, बाहरी चमक धमक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा है जब एडमिशन से आते हैं, कई बार मैं एडमिशन सेक्शन में भी पहले कहीं यूनिवर्सिटी में बैठी थी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, तो वहां हमने देखा है कि पेरेंट्स जमीन तक बेच देते अपने बच्चे की फीस देने के लिए, और इससे ज्यादा क्या उम्मीद करेंगे आप पेरेंट्स से। लेकिन बच्चे आगे जाकर के भूल जाते हैं और वो लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे ये चीजें दूर होंगी समाज से? बिल्कुल होंगे, अगर हम बच्चों को, एक तो ये है कि अपब्रिंगिंग क्या है, बच्चों को हम एकदम ठोस बनाएं, हम लड़कियों को ये दें कि आपको भटकना नहीं है, आपकी राह जो है, अगर हम उनको बताएं कि आप जो 16 की एज होती है, ये टीन एज होती है, इसको क्रॉस करने के लिए उनको हम सही राह दें कि ठीक है, गैजेट किसके लिए, मोबाइल गैजेट कई तरीके से यूज हो सकता है ना। एक बच्ची है जो मोबाइल को यूज करती है, गूगल करके सारे अपने नोट्स निकालती है, और एक लड़की है जो गूगल करके सिर्फ बातें करती है, और ये कौन सिखाएगा उनको? सही और गलत का फर्क हमें बच्चों को बताना बहुत जरूरी है आज के दिन। जी, बहुत बढ़िया मैम। डॉक्टर शैली जी, आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर्स का समाज में बहुत सम्मान होता है, लेकिन समाज में सम्मान और परिवार में सम्मान, दोनों को बैलेंस बिठाना ये एक बहुत कठिन होता है। कोई भी सफल गृहिणी है या कोई भी महिला है, तो उसको इस तरह का बैलेंस बिठाने में कई तरह के प्रेशर्स को झेलना पड़ता है। तो क्या आप इस तरह कुछ महसूस करती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका प्रतिभा जी। कहते हैं नारी सशक्तिकरण की अभी हम बात कर रहे हैं कि नारी सशक्त, मुझे लगता है नारी सशक्त ऑलरेडी है, पर वो पहचानने की देर होती है। हम सब भी जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पीछे कोई अच्छे सशक्त पुरुष कहीं ना कहीं बैठे हैं, उन्हीं के कारण हमें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले, जैसे पंत मैम ने भी बोला उनके बारे में कि कैसे हम, डिजिटल डिवाइड है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, पर अभी भी कई ऐसे मतलब एरियाज हैं, ग्रे एरियाज जिनको कह देते हैं ना, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, वो कैसे होगा? इस तरह से नहीं कि जानबूझ के किया जाता है,
पर अगर कोई प्लेट ही उठाना है, बेटा तुम ही कर दो, आगे किसी घर जाओगी। अगर लड़की अपनी वॉइस दे रही है तो उसको कह दिया जाता है हम आज की नारी मैं हूँ, तो आज मैं तो अपने बच्चों में नहीं भेदभाव करूंगी। पर हमारे बड़े जो हैं, हमारी मुझे लगता है एज जो है ना वो बड़ी कंफ्यूज्ड वाली स्टेज है, क्योंकि हम बड़ों के साथ भी डील कर रहे हैं और बच्चों के साथ भी। और वो एक जनरेशन गैप जो था हमारे टाइम पे भी था, पर वो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया और ये सब अब इतना हो गया है कि हमारी डेवलपिंग कंट्री है, पर वो डेवलप्ड के साथ में, तो वही बोल रहा ना टेक्नोलॉजी, कहते हैं अगर एक चाकू जो है एक बुचर के हाथ में दिया जाए तो वो किसका कीमा बना देगा, और अगर वही एक आराम से एक सब्जी बना दी जाए तो उसको कितने चित्रकारी का वो आकार दे देगा। तो ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आगे बढ़ाना है। अगर नारी को आप आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली समाज आगे बढ़ेगा। एक सशक्त नारी हमेशा अपने बच्चों को कभी अनपढ़ नहीं रखेगी। तो ये आगे जाके भी बहुत सारी चीजें, अब रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे डील करना है, मैं नारी हूँ, मैं अपने इसको जो भी हमारे पारिवारिक जो भी हमारी मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनसे हम अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, पर उसका तालमेल बिठा के, एक फैमिली के साथ तालमेल बिठा के वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो मतलब शिक्षा प्रदान करनी है वो है हमारी जनरल कैटेगरीज को, कि एक नारी नारी की दुश्मन नहीं, नारी नारी को बढ़ा के भी रख सकती है। अगर कोई बाहर जा रहा है जैसे काम करने के लिए, तो वो बाहर जब घर पे आते हैं तो एक आदमी के साथ एक अलग तरह से व्यवहार होता है कि वो थक के आए हैं, कोई बात नहीं, आप आए हो तो आप बच्चे भी संभालेंगे, आप बाकी काम भी करेंगे, मेहरिन आई है कि नहीं आई है या कपड़े धोने वाली, तो वो जेन्युइनली हम में ऑलरेडी इनकलकेटेड है, वो अपने आप ही मीटर ऑन हो जाता है। जैसे ही आपका टाइम खत्म होता है वो आपका एकदम से मीटर ऑन वो कुदरती तौर पे ही है। बस ये मतलब करना है कि अगर वो भी बाहर गई है तो वो भी कुछ काम करके आई है, वो मजे करके नहीं आई है, ठीक है, वो भी उतने ही टायर्ड हैं। और अगर वो हस्बैंड से या अपने घर वालों से, जितने भी लोगों से आपका मतलब कोऑपरेशन का वो कर रही हैं, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी समझना चाहिए, एक मौलिक तौर पे समझना चाहिए। जहाँ तक रही मेरे डिपार्टमेंट की बात, मैंने अपने जो भी हमारा है फीमेल सेंट्रिक जितने भी हैं लोग, मैंने उन्हें बोला आप काम कर रहे हो ना, जब आप डिपार्टमेंट की अंदर की दहलीज पे आ जाओ ना तो भूल जाओ घर क्या है, रिगार्डलेस ऑफ यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग है या कोई इंपॉर्टेंट काम है, अभी कोई मेड ही नहीं आई है आपकी, जो हेल्पर है वो ही नहीं आई है, तो डेफिनेटली आपको बच्चों को केयर करना है। अगर हस्बैंड नहीं केयर कर पा रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करिए इस तरह से, या बच्चों को भी ले आइए डिपार्टमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेरेंट टीचर मीटिंग भी अटेंड करिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर ना भागिए। पर उसके साथ साथ एक बैलेंस कैसे बिठाना है, जब आप मरीज कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, तो प्रायोरिटी आपकी ये है। एंड जैसे ही आपका डिपार्टमेंट का वो ऑफ होता है तो एकदम से वो मीटर ऑफ कर दो, अनटिल अनलेस इमरजेंसी हो तो ही हम लोग व्हाट्सएप या कुछ ऐसा करेंगे, अदरवाइज यू आर फ्री। तब आपका वो आलू प्याज सब्जी का लेकिन एक क्या लगता है आपको, जो पारिवारिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या वर्किंग लेडी के साथ कहीं ना कहीं वो दिमाग पे प्रेशर होता है, काम करते करते आप बैक में पहुंच जाते होंगे, घर पहुंच जाते होंगे, कुछ बात घर पे हुई है तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ जाती होगी, क्या उसका कुछ इफेक्ट रहता है? उसके पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। कई बार आप घर पे रहते हो तो आप सल्व करते रहते हो, आप बाहर निकलते हो तो कई बार ऐसी दुनिया देखते हो, जैसे मैं लोहिया में जाती हूँ ना, जैसे इमरजेंसी के गेट से हमें बायोमेट्रिक करनी होती है, वहां पे जमीन पे लेटे हुए और ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये वही मेरा गम कितना कम है, दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हैं। यू फील सो ब्लेस्ड। आप कई बार वो भी करते हो, आप कई चीजें भूल जाते हो, आप घर में किसी और मूड से निकलते हो, जब वापस आते हो तो डिफरेंट होते हो, और घर वाले उसी चीज को कई बार लेकर कोई बैठा हो, शायद मैं घर में रहती तो सल्व करती रहती, कोई आता तो फिर मैं उसी गुबार में रहती, ये भी है। प्लस ये आपको एज इंटरनली मोल्ड करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। जैसे कैनी मैम है, ये मोटिवेशनल है, मैम ने भी बोला कि वो ऐसे कई लोगों के साथ कई मतलब उनका वो कारवा बनता गया, तो वो उनको इंस्पिरेशन देते हैं। जब आपको ऐसा लगे ना कि मेरी दुनिया थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है, आई थिंक आपको नीचे देख के आपको ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, एंड यू शुड फील ब्लेस्ड कि आप मतलब, क्योंकि देखिए किसी की भी, आई थिंक एज एन इंडिविजुअल अगर आप देखते हो ना साइकोलॉजी में, तो किसी की भी कोई गलती नहीं होती है, वो अपनी तरफ से सही कर रहा होता है। अगर एक घर में है बैठे बुजुर्ग, तो उनको लगता है कि इनको घर भी संभालना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब मेल फीमेल दोनों ही बाहर निकलेंगे तो बच्चों का क्या कॉम्प्रोमाइज होता है।
मैं ये नहीं कहती कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से हो जाते हैं, केयर में कॉम्प्रोमाइज रहता है, पर वो किस तरह से बैलेंस बैठाना है कि अगर आप इधर हो तो समवन शुड बी देयर टू टेक केयर। ऐसा नहीं कि आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, अगर पेरेंट टीचर मीटिंग है तो कभी वो भी करने चले गए, तो ऐसे बैलेंस बैठाना जरूरी है। और बड़ों को भी ये देखना है कि अगर वो काम उनके बेटे कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो उसका काम था, ये क्यों ऐसे कर रहा है। तो एक मॉरली बूस्ट करना चाहिए कि हाँ, हम अल्टीमेटली अगर फीमेल भी काम कर रही है तो वो घर में ही बरकत ला रही है, आपका यश आपका ही हो रहा है, आपके घर का हो रहा है, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। वो अपनी, और एक अगर लड़का अगर अपनी माँ को सुशिक्षित देखेगा और अपनी एक लड़की जो है अपनी मदर को एज मतलब रोल मॉडल होते हैं ना जैसे, तो वो आगे भी वही कैरी फॉरवर्ड करती है। पर एम्पैथी भी होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ये नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग बिल्कुल गलत हो जाए कि आई एम सो मतलब लर्नेड, तो मैं बड़ों की सेवा नहीं करूंगी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ूंगी। संस्कार हमेशा अपने साथ रखने हैं, और हर चीज मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग कुछ कह भी रहा है तो पहले उनकी साइकी को अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि आपके बच्चों को वो बच्चे आपको नहीं समझ पा रहे हैं और आप बड़ों को नहीं, तो ये साइकिल है, शायद आगे आने वाली जनरेशन्स में वो होगा। और एज अ मदर आई फील कि आप अगर अपनी बेटी को समझा रहे हैं ना कि आपको घर के काम करने हैं, आपको लड़के को भी वैसा करना पड़ेगा। आप अपने हस्बैंड की मदर नहीं बन सकते हैं, पर आप अपने बच्चों की मदर जरूर बने, ताकि उनकी आगे आने वाली जनरेशन्स जो है वो इस तरह से रहे। तो एज अ फीमेल आई थिंक ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बढ़िया। कैनी मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक्चुअली जो महिलाएं जो कई तरह के जो आजकल प्रेशर से जूझ रही हैं, एक अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, अपनी पहचान बनानी है, परिवार को देखना है, बच्चों की परेशानी, पति की परेशानी, घर की परेशानी, कई तरह की जिम्मेदारियां अपने सर पर लेकर फिर भी अपनी प्रतिभा को उनको दिखाना है, अपनी पहचान बनानी है। तो इन सबको प्रेशर को झेलते हुए एक कैसे वो बैलेंस बिठा सकती हैं, एक कैसे संतुलन में अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं? Okay, thank you, Pratibha. First of all, thank you so much. Through your channel, you have brought up such an important topic, अच्छा, जैसे ये सबसे पहले तो महिलाओं को ये हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि we don't need to prove anything. We are perfect, we are complete. हमको किसी को प्रूव करना ही नहीं है, और करना भी क्यों है। दूसरी चीज, अब ये समझने की जरूरत है कि ये जो प्रूव करने की एक कंडीशनिंग है वो आई कहाँ से है। वो आई ऐसे है, वो देखो समाज के सिस्टम्स बन जाते हैं। तो पहले एक सिस्टम बन गया कि मेल बाहर काम करेगा और फीमेल घर संभालेगी। अगर आइडियल सिनेरियो में देखा जाए तो ठीक है ना, ये एक मतलब एक सिस्टम है जो वर्केबल है कि लेडी घर मैनेज कर रही है, आदमी बाहर काम कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है और घर। बट तब क्या हुआ, आदमी का तो काम एक्नॉलेज होने लगा और लेडी का कि तुम सारा दिन करते ही क्या हो, है ना। अब देन लेडीज में यहाँ से वो प्रूव करने की आई कि अब हम भी कुछ करके दिखाएंगे, टैलेंट हमारे पास भी है। तो एक आइडियल सिनेरियो में मैं ऐसा समाज विजुलाइज करती हूँ जहाँ पे बचपन से राइट फ्रॉम नर्सरी क्लास स्कूल्स में, घरों में बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जाती है दैट जेंडर इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस, साथ साथ में वी आर इंडिविजुअल बीइंग्स में, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ मेल और फीमेल, हम लोग इंडिविजुअल हैं एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट और इंडिविजुअलिटी फर्स्ट। और वो कैसे? बाय बैलेंसिंग और ऑल एरियाज। अब हमारे एरियाज इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले हेल्थ है। तो नर्सरी क्लास के बच्चे को बताओ कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ है, यू हैव टू मैनेज योर हेल्थ। फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े हो उनको समझाओ कि रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। और बच्चा थोड़ा बड़ा हो समझ रहे तो फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं रहे हो, आप अपने आप को ग्रो करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, और जो आप मनी अर्न करोगे दैट्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाओ। हमारे ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता, रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ मेल और फीमेल। तो ये चीज़ें अपने एरियाज को बैलेंस करना है। मान लो आप पूरा का पूरा फोकस अपने काम में ही दे रहे हो, तो आपकी हेल्थ, आप हेल्थ को नहीं, आपके फैमिली के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। सो बैलेंस सीखना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली फीमेल्स के लिए।
बिकॉज आज भी एक कंडीशनिंग है, अगर मेल एंड फीमेल दोनों बाहर काम कर रहे हैं तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की फीमेल की है, मेड का अरेंज करना। ये बातें छोटी छोटी हैं, बट जब रोजमर्रा की जिंदगी में ये आती है ना, तो ये बहुत कुछ। नहीं, आजकल आपने देखा होगा समाज में ईगो बहुत क्लैश करता है, तो वो उसका क्या रीजन है? बहुत लोग मतलब बच्चे क्या आजकल जल्दी सेपरेट होना पसंद करते हैं। पहले के लोग बहुत स्ट्रगल करते थे, मतलब किसी भी तरह होता है कि नहीं अपने आप को हमको सेव करके चलना है, बचा के चलना है अपने रिश्ते को। आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है कि जरा सा कुछ हुआ, पेशेंस की कमी हो रही है। क्या रीजन है कि जो इतनी जल्दी बच्चे बिल्कुल सेपरेट होना चाहते हैं? ईगो बहुत क्लैश कर रहा है। बिकॉज रिलेशनशिप्स पे हमें कभी ट्रेनिंग दी नहीं जाती, लाइफ स्किल्स कहाँ पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स में। अब थोड़ा थोड़ा, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली और दिल्ली के स्कूल्स में मैंने काम करा हुआ है, तो अब थोड़ा दिल्ली के बहुत अच्छे अच्छे जो स्कूल्स हैं साउथ दिल्ली के, उन्होंने थोड़ा सा लाइफ स्किल्स पे इम्पोर्टेंस देनी शुरू करी। हमें रिलेशनशिप्स के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है? कहाँ पढ़ाया जाता है कि जब भी किसी के साथ फैमिली, विद इन द फैमिली और बाहर क्लैश हो व्यूज का, तो माई पॉइंट इज एज वैलिड एज योर पॉइंट, है ना? तो उसको पहले वैलिडेट तो करो, उसके बाद ही तो किसी पॉइंट पे हम लोग हेल्दी वे में डिस्कशन हो पाएगी ना। सो दिस इज द रीजन, क्योंकि रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस और रिलेशनशिप की जो एक गरिमा है, उसके बारे में हमें कभी एम्पावर करा ही नहीं गया। इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली, हम कहते तो है कि फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट विद इन द फैमिली हम एक दूसरे के पॉइंट को क्या वैलिडेट करते हैं? वो ऐसी वाली हमारे में अंडरस्टैंडिंग है कि फ्रॉम वेयर दिस पर्सन इज कमिंग, फ्रॉम वेयर माई ब्रदर इज कमिंग, माई सिस्टर इज कमिंग, फ्रॉम वेयर माई हस्बैंड इज कमिंग। उनके लिए इतना कंपैशन और उनके वर्ल्ड में जाके चीज़ों को समझना। सो ये रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे लगता है कि अगर हमें वर्ल्ड इज वर्किंग द वे इट इज वर्किंग एंड इट इज वर्किंग वंडरफुली, है ना? बट अगर हमें इसमें कुछ और पॉजिटिव चेंजेस लानी है, तो हमें बचपन से लाइफ स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, एज इन रिलेशनशिप्स, हेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी, उसके बाद कंपैशन, एम्पैथी, इस सब पे फोकस करना होगा। मतलब ये बचपन से, नर्सरी क्लास से बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहिए। नर्सरी क्लास में बच्चे को बोल देते हैं, छोटे बच्चों से बोल देते हैं, बड़े तक पेरेंट्स कहते हैं कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। अरे चिल्ड्रन डोंट वांट टू बी टोल्ड। हमें भी कोई बोले कि हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, सिगरेट नहीं लेनी, इन सब से दूर रहो, इन सब से दूर रहो, एक क्वेश्चन आता है वाई? क्योंकि बच्चा, जब आपका बच्चा टीनेज में जाता है, आपने उसको घर पे बड़े वैल्यूज दिए हैं, और बच्चे, हम बड़े एकदम से वो हो जाते हैं कि हाँ भाई हमने तो बच्चों को बड़े वैल्यूज दिए, हम अपने बच्चे को तो, हमारा बच्चा तो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। बट व्हेन द चाइल्ड गोज इनटू द एक्चुअल वर्ल्ड, जो उसका इन्वायरमेंट है, वहां जाके वो कैसा डिविएट होता है, जहाँ सब पार्टीज चल रही हैं और सब लूजिंग हो रही है वहां पे, तो नेचुरली आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपने 100% आपका बच्चा वैसा रहेगा। नेचुरली वो एक इंसान है, वो जब उस दुनिया में जाएगा तो वो डिविएट होगा। मैं नहीं कहती कि सारे होंगे, बट हो सकता है। हाँ, तो उसको, वो एक इंसान है, तो अपने बच्चे को इंसान तो समझो ना। आपने बोला कि मैंने वैल्यूज दे दी, तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द चाइल्ड। हाँ, सो ये एक है। और जहाँ तक लेडीज़ की बात है, बिकॉज हमारा प्रोग्राम आज लेडीज़ के बारे में है, तो ऑफ कोर्स आज भी कोई भी आप क्लास ले लो, बिकॉज द वे और सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। आप किसी भी लो क्लास से लेके हाई क्लास तक जो एक नाम दे रखे उनको ले लो। गर्ल्स के दिमाग में एक कंडीशनिंग है दैट मेल चाइल्ड, जो उसका ब्रदर है, वो सुपीरियर है। क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं गर्ल्स के दिमाग में, जैसे आई बिलोंग टू पंजाब, तो पंजाब में जैसे लड़की की शादी होती है तो कहते हैं कि चलो एक बर्डन उतर गया। आप ये सोचो कि वो जो लड़की है वो किस पेन से ग्रो होती है जब ये बचपन से ये वर्ड सुनती है कि बर्डन हूँ माँ बाप में। और फिर भी मैम कि मतलब अगर कुछ कर रही है और अपनी वॉइस दे रही है, तो कह रहे हैं अभी बोल रही है, देखो आगे जाके क्या आगे देखने जाके, को हाँ, मिलेगा तुम्हें। या अभी से इसको थोड़ा सा मतलब वैल्यूएबल करो, थोड़ा वो धैर्य सिखाओ। हाँ, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, हम लोग वंश की बात करते हैं, तो वंश तो बेटा ही चलाएगा। पेट्रियार्कल है, मैं चेंज करना पड़ेगा कि हम
ऐसा नहीं है, बेटियां भी वंश चला सकती हैं। मैं तो जब नहीं, और जबकि ये भी माना जाता है कि बेटियां बेटों से बहुत अच्छी होती हैं। Statistics भी यही कहते हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां ध्यान देती हैं। मैं तो क्योंकि जब वेमेन एम्पावरमेंट पे अपने ये सेशंस करती हूँ तो मैं लेडीज को बोलती हूँ कि जब आपका बच्चा होता है, अगर एक सेकंड के लिए भी आपके दिमाग में आया ना कि बहुत अच्छा हुआ बेटी हो गई पर बेटा हो जाता, तो मैंने कहा वो वहीं पे है आपका एक बैरियर। आप लेडी होते हुए अगर आपको ये ऐसा लग रहा है तो दैट्स योर बैरियर, दैट्स समथिंग वे यू आर स्टक इन योर ओन वे। और हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज हमारे सबके माइंड्स कंडीशनड है, हम जिस इन्वायरमेंट में बड़े हैं, तो वो सब हम अपनी चौपाल की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से आपकी सकारात्मक सोच और आपके हौसले से सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम को और दृढ़ता मिलेगी। नमस्कार।